हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रिया और उसके भेद। और यह भेद हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिन्हें मैं पढ़ती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही थी, पंखा चल रहा है, रमेश पढ़ रहा है, मीरा एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ शब्द काले रंग में लिखे हुए हैं और कुछ शब्द लाल रंग में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं उनके द्वारा किसी घटना या कार्य के होने की या करने के बारे में या फिर किसी वस्तु व्यक्ति की अवस्था या स्थिति के बारे में पता चल रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं बच्चे? वो खेल रहे हैं। बारिश हो रही है, यानी बारिश की जो अवस्था है वो हमें पता चल रही है। रमेश पढ़ रहा है, यानी वो उसकी क्या स्थिति है, वो क्या कार्य कर रहा है, ये यहाँ पर पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले अथवा किसी वस्तु व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का पता चले, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। यह आपने संस्कृत भाषा में भी पढ़ा होगा। तो जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, पा आदि, ये सब जो शब्द हैं ये क्रिया के मूल रूप हैं और इनको हम धातु कहते हैं। और इन्हीं धातुओं से हम हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं उनका निर्माण करते हैं। जैसे खाना, लिखता, पढ़ता, ये सब जो क्रिया हैं वो इन्हीं मूल रूप से जो धातुएं हैं उनके साथ कुछ अन्य शब्दों या कुछ अन्य वर्ण लगाकर ये क्रियाएं बनती हैं। जैसे खा के साथ ना लगा है तो खाना, पढ़ के साथ ना लगा है तो पढ़ना, जा के साथ अगर ता लगा दिया तो जाता। तो इस तरह से हम क्रिया की धातुओं से क्रिया का निर्माण करते हैं। आज हमें क्रिया के भेद पढ़ना है कि क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, पर उस भेद को पढ़ने से पहले हमें कर्ता, कर्म और क्रिया क्या है इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आपने पिछली कक्षाओं में भी ये पढ़ा होगा कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए एक बार इसे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। कर्ता वाक्य में जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। और कर्म कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है या क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। और क्रिया के बारे में अभी आपने पढ़ा कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने अथवा करने के बारे में पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, बच्चा दूध पी रहा है। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रश्न पूछेंगे कि दूध पीने का कार्य कौन कर रहा है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बच्चा। यानी जो काम करने वाला है इस वाक्य में वो है बच्चा, और काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। यानी इस वाक्य में बच्चा जो होगा आपका कर्ता है। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न करते हैं कि कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है, यानी कि कर्ता कौन सा काम कर रहा है। तो काम क्या कर रहा है? वो दूध पी रहा है। तो दूध पीना यहाँ पर कर्म है। क्यों कर्म है?
क्योंकि कर्ता जो काम करता है या क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो क्रिया का फल जो पड़ रहा है वो दूध पर पड़ रहा है कि दूध पिया जा रहा है, तो इसलिए ये दूध पीना जो शब्द है वो हमारा कर्म है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पूछते हैं कि किस शब्द से पता चल रहा है कि क्या कार्य हो रहा है। तो इस वाक्य में शब्द है आपका पी रहा है, यानी पीने का जो कार्य हो रहा है वो इस शब्द से पता चल रहा है। तो ये जो शब्द होगा आपका क्रिया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्ता, कर्म और क्रिया किसे कहते हैं। अब हमें पढ़ना है क्रिया के भेद, और ये क्रिया के भेद जो हम पढ़ेंगे वो हम कर्म के आधार पर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मैंने 2 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है बच्चे खेलते हैं और दूसरा वाक्य है बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि इन दोनों वाक्यों में कर्म है या नहीं है। यह जानने के लिए हमें यहाँ पर प्रश्न पूछना पड़ेगा, और प्रश्न पूछने के लिए हमें क्रिया में क्या लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न यहाँ बन रहा है आपका क्या खेलते हैं। तो जो यहाँ पर पहला वाक्य लिखा हुआ है बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर क्या उत्तर मिल रहा है? क्या खेलते हैं? कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसका अर्थ हुआ कि पहला जो वाक्य है उसमें कर्म नहीं है। दूसरा वाक्य है उसके लिए भी हम फिर ये प्रश्न पूछते हैं बच्चे क्या खेलते हैं। इसमें आपको उत्तर मिल रहा है फुटबॉल खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वाक्य में कर्म है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि 2 तरह से वाक्य हो सकते हैं, जिसमें एक में कर्म होगा और एक में कर्म नहीं होगा। तो इसी के आधार पर हम क्रिया को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक प्रकार होगा आपका कर्म के साथ और दूसरा होगा कर्म के बिना। तो यहाँ पर आप ये चार्ट में देखिए कि कर्म के आधार पर क्रिया के हमने 2 भेद बताए हैं आपको यहाँ पर, और एक है आपकी कर्म के बिना और दूसरी है कर्म के साथ। तो जो क्रिया यहाँ पर कर्म के बिना है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया कर्म के साथ है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आगे अब पढ़ते हैं कि ये सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया को देखते हैं। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती और क्रियाओं का व्यापार या फल कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। तो यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है उसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कर्म नहीं है, और ये जो क्रिया होगी रोता है, रेंगता है, चलती है, ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी। दूसरी क्रिया है आपकी सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत पड़ती है और क्रियाओं का प्रभाव या फल कर्ता पर नहीं पड़ता बल्कि कर्म पर पड़ता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है मैं लेख लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, सविता फल लाती है। तो यहाँ पर जो क्रिया है लिखता हूँ, इसका प्रभाव
क्या लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ, यानी जो प्रभाव है या जो फल है लिखने की क्रिया का वो लेख पर पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्म है। तो इसलिए लिखता हूँ क्रिया यहाँ पर आपकी सकर्मक होगी। आगे पढ़ते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, लेकिन अगर आपको प्रश्न दिया जाए कि निम्नलिखित वाक्यों में से बताइए कि इसमें कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है, तब आप क्या करेंगे? तो आपको इसके लिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानना आना चाहिए। तो क्रिया को पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमें वाक्य दिया है उसकी क्रिया में क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न पूछें। फिर से एक बार बता रही हूँ, क्रिया में क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न पूछें, और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तब आपकी वह क्रिया अकर्मक होगी। एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, घोड़ा तेज भागता है। अब हमें इस वाक्य में पहचानना है कि ये जो भागता है क्रिया है वो सकर्मक है कि अकर्मक, ये हमें इसकी पहचान करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो भागता है क्रिया उसके साथ क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न पूछना है। तो पहला प्रश्न बन रहा है क्या भागता है, कोई उत्तर नहीं है। अब हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं किसे भागता है, इसका भी उत्तर आपको नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न किसको भागता है, इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिलता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो भागता है क्रिया इसके साथ कर्म नहीं है। तो ये कर्म नहीं है, इस वजह से ये क्या क्रिया हो जाएगी आपकी, अकर्मक क्रिया। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका वेदांत पत्र लिखता है। हम यहाँ पर फिर से पहले वाक्य की तरह प्रश्न पूछेंगे, क्या लिखता है। उत्तर मिला आपको, हाँ, इसका उत्तर मिल रहा है कि पत्र लिखता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें कर्म है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म है वो क्रिया का कौन सा भेद हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वाक्य में अगर हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है तो हमें वहाँ पर 3 शब्द लगाकर प्रश्न पूछने हैं। अगर वो प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया सकर्मक हो जाएगी, और अगर उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक होगी। अब ये जो सकर्मक क्रिया होती है इसके भी भेद हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो जैसा कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक कर्मक यानी क्रिया का एक कर्म है, द्विकर्मक यानी क्रिया के 2 कर्म हैं। तो अब हम ये कैसे पता करें कि जो सकर्मक क्रिया है वो एक कर्मक है या द्विकर्मक। तो इसके लिए फिर हमें वही काम करना होगा जो अभी हमने पिछले सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए किया था, क्या और किसको या फिर किसके लिए या किसे लगाकर प्रश्न करें। क्लियर हुआ? आपको सकर्मक क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक, इसकी पहचान के लिए आपको 2 तरह से प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न आप पूछेंगे क्या और किसको लगाकर, फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे किसके लिए या किसे लगाकर। तो अगर आपको
केवल क्या अथवा किसे का उत्तर मिलता है तो क्रिया आपकी एक कर्मक होगी। और मान लीजिए आपको क्या और किसे दोनों का उत्तर मिल जाता है, तब आपकी वह क्रिया द्विकर्मक होगी। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब हमें कर्म पता करने के लिए प्रश्न पूछना है, तो हमने प्रश्न पूछा क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर आपको मिल गया, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। फिर दूसरा प्रश्न हमने पूछा किसे पढ़ता है, तो यहाँ पर उसका उत्तर हमें नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर जो पढ़ता है क्रिया वो उसके साथ एक कर्म है, इसलिए यह आपकी एक कर्मक क्रिया हो गई। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है पिताजी ने नौकर को बुलाया। फिर हमने यहाँ प्रश्न पूछा क्या बुलाया, कोई उत्तर नहीं है। किसे बुलाया, नौकर को। तो यहाँ पर भी बुलाया एक कर्मक क्रिया है, क्योंकि वाक्य में केवल एक कर्म का प्रयोग किया गया है। अब बात आती है द्विकर्मक क्रिया की। हमें कैसे पता चले कि ये जो वाक्य है इसमें द्विकर्मक क्रिया है। फिर हम एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, मैंने श्याम को पुस्तक दी। तो पुनः हमें वही प्रश्न पूछना है, क्या दी, पुस्तक। किसे दी, श्याम को। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या और किसे दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। तो इस वजह से यहाँ पर जो दी क्रिया है, देना क्रिया जो है, इसमें दो कर्म हैं, तो इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसने भाई के लिए एक उपहार लिया। क्या लिया, उत्तर आपको मिल गया, उपहार। किसके लिए लिया, भाई के लिए। तो यहाँ पर भी लिया क्रिया के दो कर्म हैं, इस वजह से यह क्रिया भी आपकी द्विकर्मक क्रिया है। अब कुछ विशेष बातों को भी आपको जान लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि सकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता, फिर भी वे अकर्मक नहीं मानी जाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार वाक्य में कर्म का प्रयोग ना होने पर भी कर्म की अपेक्षा रहती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में आपको सामने तो कर्म लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पर वहाँ पर कर्म रहता ही है, क्योंकि बिना कर्म के वो क्रिया नहीं हो सकती। कैसे? जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, राजन पढ़ रहा है। अब आपको यहाँ पर पता करना है कि ये क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। तो क्या प्रश्न लगाएंगे? क्या पढ़ रहा है? तो यहाँ पर उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। नहीं, ये आपकी अकर्मक क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर राजन पढ़ रहा है तो भले ही वाक्य में नहीं लिखा है, पर वो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है। तो उसके पास किताब है, न्यूज़पेपर है या लैपटॉप है, किसी न किसी चीज़ पर मोबाइल है, तो वो कुछ ना कुछ जिस पर लिखा हुआ उसको ही वो पढ़ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कर्म प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, सामने तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर वह अप्रत्यक्ष है, यानी कि वो छिपा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो पढ़ रहा क्रिया है वो आपकी सकर्मक क्रिया है। तो कुछ क्रियाएं खास होती हैं जो हमेशा ही सकर्मक होती हैं, जैसे खाना, पीना, देखना, करना, लेना, देना, लिखना, खरीदना, बेचना, धोना, लाना आदि। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में हो सकता है कि वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से कर्म ना हो,
पर ये क्रिया हमेशा ही सकर्मक होती हैं। दूसरी जो विशेष बात है वो क्या है कि क्या प्रश्न के उत्तर में सकर्मक क्रिया किसी न किसी वस्तु की कामना करती है। वस्तु अर्थात निर्जीव संज्ञा की कामना करती है। कि जब आपने किसी भी वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछा तो जो उसका उत्तर आएगा वो निर्जीव संज्ञा होगी। लेकिन अगर आपने किसी या किसको लगाकर प्रश्न पूछा और उसमें कोई उत्तर आता है तो वह किसी प्राणी या सजीव संज्ञा की होगी। तो जो वस्तु या निर्जीव संज्ञा होती है उसको हम मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, और जो प्राणी या सजीव संज्ञा होती है उसे गौण कर्म या अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और तीसरी खास बात आपको और ध्यान रखनी है कि अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी अगर हम भाववाचक क्रिया जोड़ देते हैं तो अकर्मक क्रिया भी सकर्मक बन जाती है। जैसे किस्मत कई खेल खेलती है। क्या खेल खेलती है, यहाँ पर उसका प्रश्न नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये आपकी जो क्रिया है वो अकर्मक होनी चाहिए, पर ये क्रिया सकर्मक है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस्मत कई खेल खेलती है, तो खेल जो है यहाँ पर भाववाचक क्रिया है, तो इस वजह से ये क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।